हेलो दोस्तों, क्या आप लोग भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? जो आपका होने वाला एग्जाम है सुपर टेट, उसकी तैयारी कर रहे हो? और हाल फिलहाल में एक न्यूज़ भी वायरल हो रही है, वो काफ़ी ज़्यादा चिंतित करने वाली है। जो भी सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए खास तौर पर। तो इस वीडियो हम लोग क्या करने वाले हैं, उस न्यूज़ को एनालाइज़ करेंगे। इसके अलावा जो भी आपकी कन्फ्यूजन इस समय वर्तमान में बन रही है कि आपके होने वाले एग्जाम में क्या माइनस मार्किंग रहने वाली है, क्वेश्चन की संख्या उसमें कम ज़्यादा क्या किया गया है, नंबरों में क्या किया गया है। इसके अलावा जो आपका पेपर होने वाला है, चाहे वो ओएमआर बेस्ड होगा या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाला है। सारा कुछ हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे और जितनी भी आपकी कन्फ्यूजन बन सकती है, आपके जो होने वाला एग्ज़ाम है, उसमें हम लोग सारी कन्फ्यूजन इसी क्लास में दूर कर लेंगे। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन रहती है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सारी कन्फ्यूजन को अपनी दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि उसमें न्यूज़पेपर थे, उसमें ये बात कही गई थी कि जो आपका पेपर है, वो ओएमआर बेस के ना होकर कैसे रहने वाला था, तो आपका डिस्क्रिप्टिव रहने वाला था। यानी हमें लिख के बताना पड़ रहा था कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। हालाँकि ये आपकी जो 68,000 भर्ती आई थी, 68,500 भर्ती आई थी, उसमें ये बात कही गई थी, लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद हुए थे, तो आयोग ने चेंजमेंट लाके जो नई भर्ती आई थी, उसमें हमें ऑब्जेक्टिव पेपर देखने को प्राप्त हुआ था। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि आने वाला जो पेपर है, वो भी कैसा रहने वाला है, वो भी आपका ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। तो यहाँ से आपको अपनी कन्फ्यूजन दूर कर देनी है कि जो आपका पेपर होगा, डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, कैसा होगा, ओएमआर होगा। इसके अलावा जब आयोग ने अपना पुराना जो सिलेबस था, उसको जारी किया था सुपर टेट का, तो उसमें भी आयोग ने ये बात कही थी कि जो आपका पेपर रहने वाला है, वो कैसा पेपर होगा? तो वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही पेपर होगा। तो सबसे पहली बात हमें ये दिमाग में याद याद रखनी है कि आपका पेपर कैसे रहने वाला है, तो वह आपका ऑब्जेक्टिव पेपर ही होगा। अब आगे बात करते हैं क्या? तो चयन प्रक्रिया का नया आधार क्या रहने वाला है? तो ये जो हमारी न्यूज़ में वायरल हो रही है, न्यूज़ में ये कहा गया है कि जो आपका पेपर है, वो कैसा होगा? तो वह आपका अब मेरिट के आधार पर नहीं हुई। न्यूज़ ये हमारी है, इसमें क्या देखो लिखा है कि बेसिक शिक्षक भर्ती में स्वैच्छिक मेरिट खत्म, देनी होगी परीक्षा। अर्थात क्या है? अर्थात आपका ये है कि पहले जो आपका सुपर टेट होता था, उसमें किस प्रकार से देखो सुपर टेट होता था, इसमें क्या होता था, इसके बाद जब आपकी भर्ती आती थी, तो भर्ती के जो नंबर होते थे, 2 प्रकार से होते थे। पहला 40%, दूसरा हमारा था 60%। इन दोनों को मिला के आपका कितना बनता है? तो 100% बनता है और इसी 100% को मिलाकर क्या बनती थी? मेरिट आपकी बन जाती थी। इस 40% में क्या था? इस 40% में आपका 10th का 10%, इंटर का 10%, इसके अलावा जो आपने ग्रेजुएशन की थी, ठीक है? उसका 10% और जो भी आपने बीएड या बीटीसी की थी या आपने डीएलएड किया था, इसका आपका 10% जो भी आपने नंबर प्राप्त किए हैं, उसका 10% मिलाकर यहाँ से आपका 40% हो जाता और जो भी आपने नंबर सुपर टेट में प्राप्त किए हैं, उसका 60% मिलाकर क्या हो जाता था? उसका मिला के आपकी मेरिट बन जाती थी। अब बच्चे जो पुराने हैं, अब देखो अभी जो नंबर बन रहे हैं, उनको 90 90 प्लस ही जाते हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा बच्चों के 90% से ज़्यादा नंबर आपके मिल जाते हैं। तो जो पुराने बच्चे थे, वहाँ तो उनको काफ़ी ज़्यादा डर था इस बात का था कि भाई हम तो यहाँ पे कॉम्पिटिशन कर ही नहीं पाएँगे क्योंकि पुराने ज़माने में क्या होता था, आप यदि 10-11 बार 2011, 12, 14 तक की बात करोगे, तब भी यहाँ देखोगे कि नंबर काफ़ी ज़्यादा बच्चों के कम आते थे हाई स्कूल, इंटर में। तो वो बच्चे होते थे, वो मेरिट से जो मेरिट है, उससे बाहर हो जाते थे। लेकिन अब क्या है, अब आयोग ने ये बात पे खत्म कर दी कि अब आपको जो सिलेक्शन रहने वाला है, कैसा होगा? तो वह आपका अब मेरिट बेस नहीं होगा, अब आपका कैसा होगा? तो जैसा आप पेपर देंगे, जैसा आप पेपर करके आएँगे, वैसा ही पेपर रहने वाला है। पहले क्या होता था, पहले आपकी जो मेरिट का काम होता था कि मेरिट में बात बनेगी, जिसमें आपका 40% होगा। अब क्या हो गया है, अब आपका जो ये 40% की ब बात है, वो पूरी तरीके से हटा दी गई है। अब जो शत प्रतिशत नंबर होंगे, किसमें होंगे? वो आपके सुपर टेट के ही होंगे। सुपर टेट में जितने नंबर आपको प्राप्त होते हैं, उसी तरीके से क्या मिलेगा आपको? सिलेक्शन मिलने वाला है। इसके अलावा इसमें बात देखो क्या गई है, अब 120 प्रश्नों की, ठीक है, 360 अंक की परीक्षा के आधार पर चयन माना जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, 120 क्वेश्चन है, 120 क्वेश्चन है, 360 नंबर है, यानी क्या बात कही गई है? एक क्वेश्चन का कितना नंबर हो गया? एक क्वेश्चन का हो गया 3 नंबर हो गया। पहले क्या होता था, 150 क्वेश्चन है, 150 नंबर है, यानी एक क्वेश्चन का 1 नंबर। लेकिन अब ये चेंजमेंट क्या है? अब चेंजमेंट ये है कि एक क्वेश्चन का कितना नंबर है? तो 3 नंबर रहने वाला है। इसके अलावा एक बात और कही गई है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग की भी बात की गई है। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहने वाली साथियों? तो ये रहने वाली है 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यानी आपका एक क्वेश्चन यदि गलत होता है, तो सिंपल सी बात है, आपका कितना नंबर कटेगा? तो आपका 1 नंबर कट जाएगा और यदि 3 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो आपका 1 प्रश्न का उत्तर गलत हो जाएगा। ये बात इस न्यूज़पेपर में कही गई है।
ठीक है, तो इतनी बात हमें अच्छी तरीके से याद रखनी है। क्या बात कही गई है? तो इसमें पहले क्या होता था, पहले जो हमारी बात है वो पुराना पैटर्न था, उसमें 150 नंबर का हमें देखने को मिलता था, क्वेश्चन में 150 नंबर देखने को मिलते थे। नए पैटर्न के आधार पर जो 2026 में आपकी नई सुपर टेट आने वाली है, उसमें हमें 120 प्रश्न देखने को मिलेगी, यानी प्रश्नों की संख्या कितनी कम हुई? तो ये कम हुई 30। कितनी हुई? 30 प्रश्नों की संख्या यहाँ पे कम हुई। इसके अलावा कुल अंकों की बात करोगे तो एक प्रश्न का 1 नंबर देखने को मिलता था, यहाँ एक प्रश्न का कितना नंबर देखने को मिल रहा है? तो 3 नंबर देखने को मिल रहा है, यानी नंबरों की संख्या में क्या हुई? बढ़ोतरी देखने को मिली। यहाँ एक प्रश्न का 1 नंबर था, यहाँ एक प्रश्न का 3 नंबर है। नेगेटिव मार्किंग क्या यहाँ पे थी? बिल्कुल नहीं थी। तो बच्चे क्या करते थे, यदि वो तुक्का जीवी जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति तुक्का जीवी है, जिसको प्रश्न नहीं आ रहा है, वो तुक्का लगा के चला आएगा, तो उनके लिए यहाँ पर अब थोड़ी सी रोकथाम की बात यहाँ पे हो गई है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे अब निगेटिव मार्किंग की बात आ गई है। अब देखो सिंपल सी बात है, सपोज करते हैं 150 नंबर का 150 क्वेश्चन है, उसमें किसी बच्चे को 120 क्वेश्चन तो आराम से आ गए। बचे कितने? बचे कितने? तो वह बचे हैं 30। अब 30 में क्या करेगा, वह बच्चा तुक्का लगाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि उसे पता है कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो ये अटेम्प्ट करेगा, उसमें कुछ ना कुछ तो चांसेस होंगे कि हाँ, यहाँ पर हमारा तुक्का सही बैठेगा। अब इस ऐसा भी नहीं कि 30 प्रश्न है, उसमें सारे क्वेश्चन उसको नहीं आते। हो सकता है इस 30 प्रश्नों में जो आपके ऑप्शन है, कुछ को वो एलिमिनेट कर दे, कुछ का 1 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे, कुछ के 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दे। तो यहाँ पे उसको क्या फायदा होगा, यहाँ पे उसको ये फायदा होगा कि जहां पे उसके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, यहाँ पे उसके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, तो यहाँ वो आराम से तुक्का मार सकता है। लेकिन नेगेटिव मार्किंग में यही बात होती है कि यदि आप तुक्का मारोगे, यदि आपका गलत भी हो सकता है, गलत होगा तो नंबर भी कटेगा। तो नेगेटिव मार्किंग वाली बात तो यहाँ पे बहुत सही हुई है कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होनी चाहिए। क्या बात कही गई है? तो अब जो नया पैटर्न आपका आएगा, जो आयोग ने अभी इस न्यूज़पेपर के हिसाब से जो आपका पैटर्न रहने वाला है, वो किस प्रकार का पैटर्न होगा? तो अब आपका होगा 90 जो आप प्रश्न होंगे, 90 प्रश्न कैसे होंगे? तो वह आपके मुख्य पाठ्यक्रम से होंगे। मुख्य पाठ्यक्रम कौन सा होगा? जो आयोग ने सुपर टेट का सिलेबस जारी किया था, ठीक है? जो सिलेबस जारी किया था, उसके आधार पर 90 प्रश्न रहने वाले हैं। इसके अलावा 30 प्रश्न जो आपके होंगे, वो आपके सामान्य अध्ययन पे होंगे, जनरल स्टडीज पे होंगे। तो इतनी बात देखो, आयोग ने ये सिलेबस अपना जारी किया था, ठीक है? ये सिलेबस जारी किया था, इसमें भाषा में क्या बात की गई थी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाएं, तर्क ज्ञान, सूचना तकनीकी और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिव्यक्ति। ये बात कही गई थी, जिसमें देखो आप जो पुरानी बात थी, यहाँ पे लगभग 40 अंक की हमें भाषा ही देखने को मिलती थी, 20 नंबर की हमें साइंस देखने को मिलती थी, लगभग 20 नंबर की हमें गणित भी देखने को मिलती थी, 5 नंबर का हमें क्या देखने को मिलता? पर्यावरण देखने को मिलता था। इसके अलावा शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, ये सब हमें 30 नंबर वगैरह के देखने को मिलते थे। अब यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इनकी संख्या को हटा दिया गया है। जो आपकी जैसे भाषा, विज्ञान, गणित या इसके अलावा शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान, इनकी संख्या को क्या किया है? इनकी संख्या को कम किया गया है। अब किसको बढ़ाया गया? जीएस, जो जीएस का पोर्शन था यहाँ पे बहुत कम था, जीएस के पोर्शन को बढ़ाया गया है। आप ये मत सोचना कि जो आपका सिलेबस है उसमें कुछ बदलाव हुआ है, बदलाव उसमें बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बस क्या हुआ है, नंबरों की संख्या में कमी हुई है। कुछ कह सकते हैं कि जो आपका जीएस का पोर्शन है, जो जीएस है, उसकी संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसके अलावा अन्य जो सब्जेक्ट हैं, जो उनके क्वेश्चन आने वाले थे, उनकी संख्या में हमें कमी देखने को मिली है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हो तो अब आप फोकस अपना शिफ्ट किस पे करें? तो जीएस पर भी अपना फोकस शिफ्ट करें। ऐसा नहीं है कि हम भाषा ही पढ़े जा रहे हैं या साइकोलॉजी ही पढ़े जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब अपना फोकस जीएस पे भी शिफ्ट करिए, क्योंकि जीएस का वेटेज अब हो गया है, ज्यादा हो गया। पहले क्या होता था, जीएस पे हम अपना फोकस नहीं करते थे, तो यहाँ पे हमारा जो सिलेक्शन था वो थोड़ा बहुत रह जाता था। किस प्रकार से कि जीएस हम लोग किस पे फोकस करते थे? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, भाषा में कितने नंबर है? 40 नंबर प्राप्त हो रहे हैं, तो भाषा पे हम फोकस करेंगे ना, भाषा थोड़ी इजी भी पड़ जाती है, तो भाषा पे हम लोग ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन नए पैटर्न के हिसाब से क्या हो रहा है, नए पैटर्न के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा है कि जो आपका जीएस का पोर्शन है, वो क्या देखने मिला है, इसका वेटेज हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है। जीएस का भाग पहले की तरह 30 प्रश्नों का ही कैसा है रहेगा, और क्या है, पुराने सिलेबस के हिसाब से 150 प्रश्नों वाले सिलेबस को अब किसमें, तो विभिन्न विषयों में संख्या को अनुपातिक रूप से घटाई जाएगी। सिंपल सी बात है कि अब क्या है, घटाई जाएगी। और जो नया सिलेबस है, हम कह सकते हैं कि अगले हफ्ते तक जारी आपका अवश्य ही हो जाएगा।
जो भी आपका नया सिलेबस बनता है। नेगेटिव मार्किंग का सिंपल सा फंडा क्या है कि 1/3 की माइनस मार्किंग है, यानी एक क्वेश्चन यदि सही करोगे तो कितना नंबर मिलेगा? तो 3 नंबर आपको मिल जाएगा, एक गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा, और यदि 3 क्वेश्चन गलत करते हो तो क्या होता है, एक पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। और ये बात तो हमें पता ही है कि हम क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पेपर भी दे चुके हैं कि यदि हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो उसका नंबर ना तो हमें कम मिलता है, ना उसका ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यदि हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो वहाँ पे हमें 0 मार्किंग मिलेगी। तो ये था हमारा नेगेटिव मार्किंग का फंडा था। नेगेटिव मार्किंग हमारी किस प्रकार से अच्छी हो जाएगी? तो देखो, हमारी इस प्रकार से अच्छी है कि तुक्केबाजी पर रोक लगेगी। तुक्केबाजी पर क्यों रोक लगेगी? कि जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आते हैं। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि क्या है, तैयारी नहीं की लेकिन क्या है, पेपर देने चले गए। अब पेपर देने चले गए हैं, तैयारी की नहीं है, तो वो क्या करते थे कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो 150 में 150 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 150 में 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहाँ क्या है, माइनस मार्किंग है। यदि आप उत्तर गलत करते हो तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हाँ, अब भाई साहब हम उत्तर गलत नहीं कर सकते हैं, हम तुक्का नहीं लगा सकते हैं। यदि हमारा तुक्का गलत हुआ तो जो हमने क्वेश्चन सही भी किए वो कैसे हो जाएंगे, वो भी हमारे गलत हो जाएंगे। तो तुक्केबाजी पर रोक लगी। इसके अलावा मेहनती छात्रों को लाभ मिलेगा, बिल्कुल मेहनती छात्रों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जो अच्छी तैयारी करते हैं, पक्की तैयारी करते हैं, उनको माइनस मार्किंग से कोई ऐतराज नहीं होता, बल्कि वो बच्चे चाहते हैं कि माइनस मार्किंग तो अवश्य होनी चाहिए, तुक्केबाजी पर हमेशा रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा मेरिट भी नियंत्रण होगी। मेरिट नियंत्रण किस प्रकार से होगी? क्योंकि कट ऑफ आसमान नहीं छुएगी। किस प्रकार से आसमान नहीं छुएगी? क्योंकि देखो, यदि तुक्केबाजी नहीं होगी तो बच्चा क्या होगा, क्वेश्चन आराम से चूज करेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझे करना है, ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है। लेकिन जब माइनस मार्किंग नहीं होती है तो क्या होता है कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, मुझे सारे क्वेश्चन, उसके दिमाग में यही बात होती है कि मुझे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो मुझे क्वेश्चन आता है या भी नहीं भी आता है। तो जो आता है वो तो उसका कंफर्म नंबर है, जो उसे नहीं आता है वो उसके बोनस पॉइंट देके जाएंगे। किस प्रकार से कि यदि वो क्वेश्चन 30 भी अटेम्प्ट करता है, जिसको नहीं आते हैं, तो कुछ नहीं तो 12 क्वेश्चन तो वो सही मार ही देगा। ठीक है, 12 क्वेश्चन तो सही मार देगा। तो सिंपल सी बात है, 12 नंबर क्या हुए, 12 नंबर उसके बोनस में मिल गए। तो ये जो 12 नंबर मिले उसमें उसे रोकथाम देखने को मिलेगी। तो मेरिट क्या होगी, वो भी आपकी नियंत्रित होगी। देखो यहाँ बात कही गई कि जो अभी टीजीटी की कटाव थी, कितनी गई थी, 500 में 491 चली गई। कितना ही नंबर है ये कटाव कोई मामूली कटाव तो नहीं है ना। तो 491 कटाव जाना, तो इसी को देखते हुए आयोग ने बात कही कि अब क्या है, हम माइनस मार्किंग भी लाएंगे। अभी देखोगे आपका हाल फिलहाल में पेपर गुजरा है यूपीएसआई का। कौन सा? यूपीएसआई का पेपर गुजरा है। इसमें भी यदि आप देखोगे तो यहाँ में क्या देखने को मिला था, यहाँ भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी। कट ऑफ आपको पता है कितनी गई थी, 373 जनरल कट ऑफ गई थी। और फाइनल टॉपर कितना था, 401 नंबर का तो टॉपर ही था। 401, समझिए आप कि 400 नंबर का पूर्णांक है, और नंबर कितने प्राप्त हो रहे हैं बच्चे को, तो ये प्राप्त हो रहे हैं 401 नंबर प्राप्त हो रहे हैं। इससे अब देखो, तो ये बड़ा दुविधा वाली बात है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए निगेटिव मार्किंग लाई गई है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन में भी क्या मिलेगा, आसानी मिलेगी। यदि आपका डिफरेंट शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपको आसानी मिल जाएगी यदि माइनस मार्किंग होती है। यहाँ आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं था, यहाँ पता नहीं किस हिसाब से इन्होंने नॉर्मलाइजेशन दिया भी है कि जो बच्चा 400 नंबर प्राप्त करता था वो 401 नंबर प्राप्त कर गया। समझ रहे हो आप, कैसी कि इन्होंने कहा नॉर्मलाइजेशन दिया। तो ये नॉर्मलाइजेशन में आपको कंफ्यूजन देखने को नहीं मिलेगी यदि आपकी माइनस मार्किंग आती है। इसके अलावा कौन से व्यक्ति पात्र हैं, यदि हम लोग बात करें कि जो आपका पेपर है सुपर टेट का, जो आपका होने वाला है, कौन से व्यक्ति पास होने पात्र हैं, तो सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति कौन सा है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड, जो भी इस प्रकार की डिग्रियां या डिप्लोमा धारण कर रहे हैं, वो इसके लिए पात्र हैं। पात्र क्यों हैं? क्योंकि देखो, और इसके अलावा क्या है, इन्होंने कौन से पेपर पास किया हो, तो पेपर 1 या पेपर 2, जो आपका यूपी टेट का पेपर हुआ था, पेपर 1 या पेपर 2 उन्होंने पास किया हो तो उसके लिए पात्र है। इसके अलावा जो सीटेट का पेपर होता है, या फिर उन्होंने यूपी टेट का नहीं देगा, सीटेट का पेपर दिया हो, वो पास हो, तो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अब यहाँ पे क्या पेच है, देखो, आपको इतनी बात पता है कि जो आपका यूपी टेट का पेपर हुआ था, लगभग 18 से 19 लाख बच्चे बैठे थे। उसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो क्या है, जो सीटेट पास करके बैठे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपियरिंग में या बीएड या बीटीसी या डीएलएड कुछ भी कर रहे हों, ठीक है, वो अपियरिंग में थे, उन्होंने भी यूपी टेट का पेपर दिया। इसके अलावा कुछ शिक्षक भी थे जिन्हें अपनी नौकरियां बचानी थी, उन्होंने भी पेपर दिया। तो आप ये कह सकते हो कि जो आपका पेपर है, जो आप 18 लाख की संख्या मान के चल रहे हो, वो 18 लाख की संख्या नहीं, इससे कम ही आपको कंपटीशन देखने को प्राप्त होगी। प्राइमरी की बात करेंगे तो प्राइमरी में आपको कौन सा, प्राइमरी में आपको पेपर 1 पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास बीटीसी या डीएलएड होना चाहिए। बीएड वाले प्राइमरी में आप जो कह सकते हैं
अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जूनियर की बात आती है तो आपको पेपर सेकंड पास करना ही होगा, चाहे आप सीटेट का पास करो या यूपी टेट का पास करो। इसके में आपको बीएड होनी चाहिए या पीटीसी या डीएलएड भी आपको चल जाएगा। यहाँ पे सारे ही यहाँ पे पात्र हो जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आई। इसके अलावा यदि आप बीएड, बीटीसी, डीएलएड या भी कोई भी ऐसी डिप्लोमा या डिग्री कर रहे हो जो आपको शिक्षा के क्षेत्र में लेके जाती है और आप अपियरिंग में हो, आपने पास नहीं की है, तो आप सुपर टेट के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप अपनी जो तैयारी की दिशा दूसरी तरफ मोड़ लो, क्योंकि यदि देखो कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है कि यदि आप अपियरिंग में हो, आप पेपर दे रहे हो, चाहे आपका डिग्री या डिप्लोमा हो, जब तक आपने पास नहीं किया तब तक आप उसके लिए एलिजिबल नहीं बनते हो। बस यूपी टेट या सीटेट में बात ऐसी हो जाती है कि आप अगर अपेयरिंग में हो तो आप इसका पेपर दे सकते हो, लेकिन जब आपकी भर्ती की कोई बात आती है तो भर्ती में उन्हें क्या चाहिए, भर्ती में उन्हें चाहिए सिंपल सॉलिड में क्या कह सकते हैं, अंक पत्र। ठीक है, अंक पत्र चाहिए या डिग्री या मार्कशीट चाहिए। तो वहां आपके पास ये चीज होगी नहीं, जब होगी नहीं तो वहां पे क्या हो जाएगा, आप अपात्र हो जाओगे। तो आप इतनी बुद्धि मत लगाओ इस पेपर में। यदि आप अपेयरिंग में हो तो इस पेपर को छोड़ दो, दूसरे किसी एग्जाम की तैयारी कर लो, वो ज्यादा बेहतर। इसमें तैयारी करोगे, सर खपाओगे, इसके बाद क्या होगा, जब आपको पता चलेगा कि अरे हम एलिजिबल ही इसलिए नहीं है, तो आपका समय भी व्यर्थ होगा और टाइम भी व्यर्थ होगा। तो इससे अच्छा क्या है, आप किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर लो। इसके अलावा जिन व्यक्तियों ने बीएड कर रखी है उनके लिए काफी ज्यादा सुनहरा मौका आने वाला है, क्योंकि टीजीटी की भर्ती काफी जल्दी आने वाली है। तो आपको इस चीज को याद रखना है कि टीजीटी की भी भर्ती आपकी जल्दी में देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं, रिक्तियों की बात करते हैं कि कितनी आपकी रिक्तियां हैं। तो 11,508 ये एक नंबर है जो हमारे योगी जी ने भी दिया था, और बात कही थी कि इतनी तो आपकी भर्तियां कंफर्म है। लेकिन जो 11,508 पद है वो कैसे हैं, वो आपके नगर क्षेत्र के हैं, ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के यहाँ पे नहीं है। और जो ये हमें कह सकते हैं जानकारी प्राप्त हुई है, या हम लोग कह सकते हैं जो आपका आवेदन है, ये आपका ऑनलाइन हमें प्राप्त नहीं हुआ है, ऑनलाइन पोर्टल पे ये अभी नहीं आया है। ये कैसा है, ये आपका ऑफलाइन ही है। तो जब तक ऑनलाइन आए तब तक तुम्हें ऑथेंटिकेट नहीं करना है कि हाँ यहाँ पे क्या है, हमारा भर्ती देखने को मिल रही है। हालांकि ये बात है कि 11,508 ये कंफर्म है। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण में भी हमें भर्ती देखने को मिलेगी। तो जब तक ग्रामीण क्षेत्र का भी नहीं आता है तब तक हम कंफर्म भर्ती नहीं बता सकते कितना नंबर हमें देखने को मिलेगा शिक्षक भर्ती में। तो प्राइमरी और जूनियर दोनों की वैकेंसी बात कह सकते हैं कि निश्चित तौर पे आएगी। कितनी आएगी ये हम बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा एक बात आपको अवश्य याद रखनी है कि जो आप कोई भी न्यूज आए या न्यूज़पेपर की कटिंग आपको देखने को मिले, सब पे आंख बंद करके भरोसा हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, कि जब तक आयोग स्वयं ना बता दे, जब तक आयोग स्वयं ना बता दे तब तक हमें किसी बात पे भरोसा नहीं करना है कि हाँ इतनी भर्तियां हैं, इतना कैसा, इतना नंबर का रहने वाला है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। हालांकि जो अभी न्यूज़पेपर कटिंग है ये काफी ज्यादा वायरल है, और इसके अलावा जो बीजेपी नेता है उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि हाँ ऐसी बातें हो सकती हैं। तो आपको ये बात तो आपको दिमाग में बैठा लो कि हाँ ये चीज तो होने वाली, जो न्यूज़पेपर कटिंग है वो बात तो आपकी बिल्कुल सत्य होने वाली है। फीसेस की बात कर लेंगे तो जनरल ओबीसी, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 1,000 रुपए फीस है, सिंपल सी बात है। एससी एसटी की कोई निर्धारित अभी नहीं की गई है, हो सकता है इनकी फीस 500, 700 या 750 इतनी ही हो सकती है। तो ये विज्ञापन जब जारी होगा तब आपको एससी एसटी की फीस भी कंफर्म देखने को मिल जाएगी। तो निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष सिंपल सा ही निकलता है कि हमें क्या करना है, हमें अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी तैयारी को बेहतर करना है। जो हमें तैयारी कर रहे हो उसको और अच्छा करिए, क्योंकि अब आपका निगेटिव ही मार्किंग रहने वाली है, तो गलती की कोई भी गुंजाइश हमें देखने को नहीं मिल सकती है। ठीक है, तो इतनी बात हमें याद रखनी है। इसके अलावा कोई भी यदि अपडेट आती है तो मैं आपको अवश्य सूचित करूंगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।